सीरिया के गृह युद्ध में विद्रोही सेना आसानी से जीत गई। बशर अल असद की करारी हार हुई और इससे अरब वर्ल्ड का पावर बैलेंस ही बिगड़ गया है। बशर की हार को पुतिन की हार तक माना जा रहा है, तो वहीं कमांडर जुलानी की जीत का सेहरा तुर्की के एर्दोआन के सिर पर सजाया जा रहा है। लेकिन इस तख्ता पलट के बाद ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खामनेई के खुर्रम बम का टारगेट अब तुर्की बनता जा रहा है। दमिश्क में जब कमांडर जुलानी के खूंखार लड़ाके बशर अल असद हुकूमत की चूल्हें हिला रहे थे, जब सीरिया युद्ध की तस्वीरें दुनिया को डरा रही थी, तब अमेरिका से आई एक जानकारी ने इस तख्ता पलट के बाद की पटकथा लिख डाली है। ये जानकारी सुपर पावर के लिए अलार्म है। बशर अल असद को सीरिया से मार भगाने वाले लड़ाकों को भी वार्निंग है। सबसे बड़ा मैसेज है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए। जानकारी ये है कि ईरान ने एटम बम बना लिए हैं। एक तो नहीं, 12 परमाणु बम का जखीरा खामनेई के कुद्स फोर्स को मिलने जा रहा है। दमिश्क में फटेंगे खामनेई के एटम बम। बशर की वापसी कराएगा ईरान के खुर्रम का धमाका। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का फर्स्ट टारगेट अंकारा। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के परमाणु हथियार प्रोग्राम पर सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के कार्यालय ने खामनेई के एटम बम पर लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके मुताबिक तेहरान के न्यूक्लियर कारखाने 24 घंटे एक्टिव हैं। परमाणु बमों की टेस्टिंग जल्द मुमकिन है। ये टेस्ट सीरिया में भी हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शुक्रवार को सामने आए DNI दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान के पास 1 दर्जन से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की हैसियत है। DNI ने ईरान परमाणु प्रोग्राम रिपोर्ट में मई से सितंबर तक का पूरा ब्यौरा छापा है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के पास कई भूमिगत सुविधाओं पर हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन का बुनियादी ढांचा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के परमाणु हथियार बना लेने की गारंटी दे रहे हैं। अमेरिका ने भी दावा किया है कि ईरान ने 20% और 60% समृद्ध यूरेनियम भंडार में जबरदस्त इजाफा किया है। यह स्तर नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम की जरूरत से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, ईरान ने एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। ईरान के एटमी हथियारों का यह अपडेट सीरिया सिविल वॉर के बीच में आया है। ईरान बार बार सीरिया में बशर के हक में होने का ऐलान कर चुका है। ईरान ने तुर्की समर्थक लड़ाकों के खिलाफ कमांडो फोर्स भी उतारी थी। ईरान ये साफ कर चुका है कि ईरान में विद्रोहियों की जीत से युद्ध संकट खाड़ी के कई देशों में फैलने वाला है। अगर सूरिये مأمن تروریست ها بشه با بازگشت داعش و دیگر گروه های تروریستی تهدید بزرگی رو برای منطقه ایجاد خواهد کرد و این تهدید حتما به سوریه محدود نخواهد ماند و به کشورهای همسایه سوریه مثل عراق، اردن و ترکیه تسری پیدا خواهد کرد. बशर की हार से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान इस हार को अपने समर्थक जितने भी लड़ाका ग्रुप हैं उनकी हार मान रहा है। बशर अल असद हमेशा ईरान के साथ रहे हैं। इजरायल के खिलाफ पूरे पश्चिम एशिया में शिया लड़ाकों वाली मिलीशिया खड़ी करने के खामेनेई के प्लान के अहम किरदार के रूप में असद को माना जाता रहा है। इसी वजह से ईरान लंबे समय से सैन्य और आर्थिक मदद सीरिया को भेजता रहा है। मगर तुर्की ने कमांडर जुलानी के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान के सभी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ईरान HTS लड़ाकों को टेरर ग्रुप की मोहर लगाकर सबक सिखाने के इरादे जाहिर कर चुका है। گروه‌های تحریر الشام، جبهة النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریسم در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم نباید
تفکیک قائل بشه بین تروریست ها. कमांडर जुलानी और एर्दोआन के लिए ईरान से ज्यादा खतरा रूस से है। प्रेसिडेंट पुतिन को ना तो एटम बम बनाने की जरूरत है, ना ही उन्हें सीरिया में हमले में टाइम लगना है। रूस किसी भी कीमत पर सीरिया में तुर्की और अमेरिका का कंट्रोल नहीं होने देगा। सीरिया रूस की दोस्ती का इतिहास दोनों मुल्कों के वजूद में आने से पहले का है। रूस और सीरिया के बीच संबंध काफी पुराना है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास, तो सीरिया के बंदरगाह वाले शहर टार्टस में रूस का नौसैनिक अड्डा है। आधिकारिक तौर से सीरिया को आजादी मिलने से पहले ही सीरिया के साथ रूस के संबंध थे। ये साल 1893 की बात है। सीरिया तब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तब रूस के तत्कालीन साम्राज्य ने सीरिया के दमिश्क में अपना वाणिज्य दूतावास खोला था। 1917 की रूसी क्रांति और 1922 के सोवियत संघ के गठन के बाद सीरिया में रूस की मौजूदगी लगभग खत्म हो गई। इस बीच फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया, तो सोवियत संघ राजनीतिक रूप से सीरिया को लेकर शांत रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में एक बार फिर से सीरिया के साथ रूस की नजदीकियां बढ़ी। उस वक्त सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक मौजूद थे, जिन्हें हटाने के लिए फरवरी 1946 में रूस और सीरिया ने एक सीक्रेट समझौता किया। अप्रैल 1946 में फ्रांस ने सीरिया से अपने सैनिक हटा लिए और सीरिया आजाद हो गया। कोल्ड वॉर के दौर में सीरिया रूस की दोस्ती परवान चढ़ी। जब बशर अल असद ने तख्ता पलटकर सत्ता संभाली, तब सोवियत संघ सीरिया का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका था। साल 1970 में तख्ता पलटकर बशर अल असद के पिता हाफिज असद सत्ता में आए थे। उन्होंने साल 1971 में सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया। इसी के तहत टार्टस में सोवियत संघ ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया। हाफिज असद के शासनकाल में साल 1971 से 2000 तक सीरिया के हजारों सैन्य अफसरों और प्रोफेशनल्स ने रूस में स्टडी की। योम किपुर युद्ध के बीच सोवियत संघ ने तकनीकी रूप से सीरिया की सेना की मदद की। युद्ध के बीच सोवियत संघ ने लगभग 4000 टन की सहायता हवाई मार्ग से सीरिया पहुंचाई। युद्ध खत्म होने के बाद साल 1973 के अंत में सोवियत संघ ने 63,000 टन की सहायता और पहुंचाई। बशर को वालिद से विरासत सीरिया की सत्ता और रूस की दोस्ती दोनों मिली, जिसके एवज में 2011 की क्रांति में पुतिन ने उनका साथ दिया। 2012 में जब सीरिया के होम्स में नागरिकों पर हमले हुए, तब भी पुतिन ने बशर का साथ दिया। 2018 में रूस ने सीरियाई सेना को सैन्य ट्रेनिंग दी। टार्टस नेवल बेस के बाद रूस ने सीरिया के पालमेरा और लताकिया में एयरबेस बनाए। रूस के सीक्रेट जासूसी अड्डे भी सीरिया में कई लोकेशन पर बनाए गए। सितंबर 2015 में औपचारिक रूप से सीरिया गृह युद्ध में रूस के साथ शामिल हुआ था। रूस की मदद से बशर अल असद ने तब अमेरिका, तुर्की और बगदादी जैसे आतंकी सरगना से युद्ध लड़ा। पुतिन की पावर से बशर अल असद ने सबको परास्त भी किया, लेकिन इस बार रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। इसलिए बशर को जितनी मदद की दरकार थी, उतनी पुतिन नहीं दे पाए। मगर ज्यादा दिन दूर नहीं जब पुतिन सीरिया के अखाड़े से खुद को दूर रख सके। सीरिया रूस की कमजोर नस है, जहां से रूस का व्यापारिक हित सत्ता है। इसी मजबूरी के चलते पुतिन को सीरिया में अपनी पसंद का लीडर चाहिए। बशर की विदाई के बाद सीरिया की पावर तुर्की के हाथ में शिफ्ट हो चुकी है। तुर्की नाटो सदस्य है, जिसकी डोर अमेरिका के हाथ में है। यानी सीरिया में अगला टकराव सीधे महाशक्तियों के बीच होना तय है।